ओम शांति। 3 फरवरी की ये शाम हम सबके लिए यज्ञ के ऐसे महारथियों के अनुभवों को स्व उन्नति के और स्व परिवर्तन के विषय को लेकर के आई है। और विशेष आज के इस पैनल में जिसका विषय है स्व उन्नति और स्व परिवर्तन, हमारे तीनों ही वरिष्ठ पैनलिस्ट का हम जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं। सबसे पहले वरिष्ठ भ्राता राजयोगी अमीरचंद भाई जी, हमारे ही कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर सतीश भाई गुप्ता और भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी, तीनों ही पैनलिस्ट आज हम सबके बीच हैं। अपने स्वयं के जीवन की सक्सेस स्टोरी को लेकर के आज के प्रश्नों का उत्तर देंगे। और मेरे साथी कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निरन्ना बहन, आप विशेष बड़ौदा अलकापुरी से हम सबके बीच पधारे हैं। पिछले 40 वर्षों से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। तो डॉक्टर निरन्ना बहन वरिष्ठ भ्राता अमीरचंद जी का परिचय देंगी। ओम शांति। आज की ये शाम हम सभी के जीवन में अनुभवों से झोली भर देगी। हम सभी के साथ हैं भ्राता अमीरचंद जी। हम सभी बहुत भाग्यशाली है, भ्राता जी ने अपना समय दिया है। अमीरचंद भाई जी यज्ञ के बहुत पुराने, हम सब कहते हैं हमारे बड़े भाई है। बचपन से ही अपनी आयु के 19 साल से ही बाबा का परिचय पा करके बाबा और मम्मा की बहुत पालना जिन्होंने ली हुई है, हम सभी के सामने है। आप पंजाब, हिमाचल, हरियाणा बहुत बड़ा जोन है, उसको बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। साथ साथ हमारी जो राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की सोशल विंग है, आप उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम भाई साहब ने किए हुए हैं, मेले हैं, सेमिनार है, कितनी रैलीज का आयोजन किया हुआ है। तो आपका तो अपने जीवन के अंदर बहुत अनुभव है। आप हम सबके साथ हैं, आज हमारे पैनलिस्ट के रूप में हैं। मैं ये कहूंगी कि जैसे चांद और सितारों से आसमान की शोभा है, फूलों से बगीचे की शोभा है, ऐसे हमारे बड़े बड़े भाइयों से हमारे यज्ञ की शोभा है। वेलकम अमीरचंद भाई जी। साथी पैनलिस्ट के रूप में भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं। आप पिछले 23 वर्षों से इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ के अपने आप को अनेकों की प्रेरणा मूर्ति बना करके आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 14 वर्षों से आपने मुख्यालय में अपनी सेवाएं देना शुरू किया है और विशेष यहाँ के कैद प्रोग्राम के प्रणेता के रूप में भी आप विशेष सेवा देते हैं। आपका डॉक्टर का ये व्यक्तित्व अनेक सम्मान, अनेक अवार्ड से सजा हुआ है। 2001 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने आपको सॉल माइंड एंड मेडिसिन के रिसर्च वर्क पर विशेष सम्मानित किया अवार्ड देकर के। यूएसए में होलिस्टिक हेल्थ पर 2000 की साल में
आपको गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। 2005 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी आपको अवार्ड दिया गया और अंत में 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी के हस्तों से दिया गया। तो ऐसे बहुत अनुभवी और विशेष सुप्रसिद्ध डॉक्टर जिन्होंने राजयोग को अपने जीवन में अनेक मरीजों के जीवन में लाकर के स्व परिवर्तन से जीवन परिवर्तन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम सबके लिए सेट किया हुआ है। ऐसे पैनलिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता का पुनः पुनः आज के इस पैनल में बहुत बहुत अभिवादन है, स्वागत है, स्वागत है। साथी पैनलिस्ट भ्राता आतम प्रकाश जी, 1972 में आपने विशेष नागपुर से ये ज्ञान प्राप्त किया। 73 में एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में आपने उस समय की आपकी पढ़ाई पूर्ण की। 76 में आपने अपना जीवन बेहद की इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया और तब से लेकर आज तक न सिर्फ भारतवर्ष में लेकिन इसके अलावा 45 से भी अधिक देशों में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। योग की अवस्थाएं, योग के प्रयोग वो आपकी विशेषता रही है। हमारे मुख्यालय के तीनों ही विभाग, चाहे शांतिवन, चाहे पांडव भवन, चाहे ज्ञान सरोवर में आप विशेष टॉली विभाग को संभालते हैं और युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक के रूप में भी आप अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे अनुभवी योगी आतम भाई, आपका भी इस पैनल में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और अभी इस पैनल में पहला प्रश्न हमारे भाई जी अमीचंद भाई जी से रहेगा। भाई जी, आप जब पहली बार बाबा से मिले तो आपने क्या अनुभव किया और स्वयं के प्रति क्या प्रेरणा ली? भाई जी। ये बात सन 1959 की है, जब मैं पहली बार मधुबन में बाबा के सन्मुख था। कुछ समय ही मुझे हुआ था, तब हरियाणा करनाल में दादी मनोहर इंदिरा जी के द्वारा मुझे परिचय प्राप्त हुआ था। जैसे कि मुझे बताया गया था और मेरे निश्चय में ये बात आ चुकी थी कि साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा निराकार शिव बाबा के माध्यम है और उनके तन के द्वारा उनमें प्रवेश होकर के शिव बाबा वाणी चलाते हैं और बच्चों से मिलते हैं। ये बात वहां बैठे ही मेरे निश्चय में दृढ़ता से आ गई थी और जैसे ही मैं पहली बार मधुबन में पहुंचा, आज से 50 साल पहले का मधुबन की रूपरेखा बहुत भिन्न थी। एक छोटा सा घर था, एक परिवार जैसे एक फैमिली हाउस होता है, बहुत छोटा, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग इन ऑल पार्टीज मिलाकर के 35 मेंबर्स थे, मधुबन निवासी सहित, और हम लोग मुरली के नीचे लिखा करते थे कि अभी सीजन फुल चल रहा है मधुबन का। इतना छोटा परिवार, मगर उस समय बाबा के सामने जैसे हम फ्रेश होकर के आके बैठे, पहली मुलाकात, बाबा का कमरा जो मधुबन में जिन्होंने देखा है सेम है वैसे का वैसा लगभग। बाबा और मामा सामने गद्दी पर आकर के बैठ गए। हम लोग टोटल 5 थे जो पार्टी में आए थे। जैसे ही हम सामने आकर के बैठे और बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो बाबा का स्वरूप
जो मैंने उस समय देखा वो बहुत ही स्नेहपूर्ण और शक्तिपूर्ण दोनों का बैलेंस था। और एक मिनट भी नहीं लगा होगा, एक मिनट भी, कि जैसे बाबा की दृष्टि पड़ी मुझे अंदर से इतना खिंचाव कि मैं जैसे कल पहले वाला और बाबा से मिल रहा हूं। आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। और जैसे ही बाबा की दृष्टि, और जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा बहुत समय के बाद अपने बाप से मिलता है कूद दौड़ करके, जैसे लाइक दैट, वो सुखद अनुभव आज भी मेरे मन बुद्धि में नैनों में वो सीन सामने रहता है कि बाबा से कितना प्यार और शक्ति का अनुभव हुआ। एक विचित्र वो अनुभव था जो शब्दों के माध्यम से शायद बयान नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रश्न डॉक्टर सतीश भाई से है कि भ्राता अमीरचंद जी ने तो साकार में बाबा मम्मा की पालना ली और दृष्टि से ही एक अलौकिकता का अनुभव करके अपने एक अलौकिक जीवन की शुरुआत की। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो दिल्ली में कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे। आपके पास समाज में एक नाम था, धन भी था, और उसके लिए बहुत सारे विकल्प भी आपके लिए खुले थे। फिर भी ये सब छोड़ करके आप इस बेहद यज्ञ में सेवा देने हुए आए हुए हैं, तो उसमें आपने क्या स्वोन्नति महसूस की? विशाल बेहद परिवार के प्रति सेवा देते देते अपना सेल्फ प्रोग्रेस आप कैसे अनुभव कर रहे हैं? ओम शांति। मुझे यहाँ आने की प्रेरणा, एक्चुअली मैं जब से ज्ञान में आया तब से दो बातें सदा पक्की की थी, एक अमृत वेला और एक मुरली। जब से मुझे बाबा का परिचय मिला तो अमृत वेला और मुरली कभी मिस नहीं की आज तक। और अमृत वेला ही एक बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ बाबा से, हालांकि एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, एज ए फिजिशियन, जैसे जो हम लोग पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि बाईपास सर्जरी कराएं, एंजियोप्लास्टी कराएं, और हम उसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते थे कि बाईपास करा लो, कुछ भी हो तो करा लो, पैसे नहीं है तो भी कुछ बेच के भी करा दो, एंजियोप्लास्टी करा लो, बहुत अच्छी, हम बहुत अच्छा इलाज करते हैं। हम समझते थे हम खुद ही मतलब काफी अच्छा, जो ब्लॉक 20-30 साल में होता है हम उसको 10 मिनट में खोल देते हैं। हम लोग ऐसा अपने आप को समझते थे। क्योंकि एक दिन बाबा से अमृत वेले ऐसा फील हुआ, योग में ऐसा फील हुआ कि जैसे बाबा ने मुझे दिखाया कि कैसे ये ब्लॉक होते हैं और कैसे खुल जाते हैं, योग से कैसे खुल जाते हैं। अमृत वेले ही ऐसा मुझे फील हुआ था। और उस दिन वो मुझे याद है आज भी, वो 27 फरवरी थी वो डेट, 27 फरवरी 1995 है ना, 1995 को मुझे अनुभव हुआ था। अभी 27 फरवरी आने वाली है दोबारा से तो वो मुझे अनुभव हुआ था। हाँ जी, तो वो जो है उसके बाद मुझे जब अनुभव होने के बाद जब मैं मुरली सुनकर के आया तो मुझे फोन आया था कि आप जो है, मेरे को किसी बहन ने फोन आया, किसी बीके बहन का, कि आप हमारे यहाँ लेक्चर देने आ सकते हैं क्या? तो मैंने कहा मैं आ सकता हूँ। मैंने मना किया था, मैंने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, आप किसी और को बुला लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ही आना पड़ेगा। तो फिर मैं लेक्चर देने गया, वहाँ पर एक डॉक्टर कनेक्शन में आए, उनको बहुत अच्छा लगा जो मैंने सुनाया, और फिर उससे फिर DRDO वाले कनेक्शन में आए। तो इस तरह से जब मैं मतलब वो आप समझ लीजिए 27 फरवरी को मुझे अनुभव हुआ, 6 मार्च को मैंने लेक्चर दिया, और 14 अप्रैल को उसी साल मैं दिल्ली में अपना सब बंद करके, हॉस्पिटल से सब कनेक्शन बंद करके, और माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया। तो ऐसी बाबा ने ऐसी लगन लगाई थी। हालांकि मेरे फादर को पैरालिसिस हुआ था, घर में वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे, तो बाबा ने ऐसी अंदर से लगन लगाई थी, अभी मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, सब कुछ छोड़ के मधुबन जाना है। और फिर मधुबन आने के बाद तो हमारे सभी दादियों का, बड़े भाई बहनों का इतना शुरू से ही ब्लेसिंग रही। और बाबा के साथ जो हार्ट का जो प्रोजेक्ट का जो बना के पहले दिल्ली में ही बन गया था प्रोजेक्ट,
और उसी कनेक्शन में मैं जब मैंने स्कॉट्स में छुट्टी लेने की बात की डॉक्टर त्रेहन से, तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता आप कहाँ जा रहे हैं जंगल में, आपको जो चाहिए हम आपको यहाँ फैसिलिटी देंगे। तो मैंने कहा था नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझे कुछ भी देंगे मैं रुकने वाला नहीं हूं। और वही आज अभी जब 22 सितंबर 2008 को हम प्रेसिडेंट हाउस में थे, तो वो डॉक्टर त्रेहन साहब ने कहा कि आपने जो 14 साल पहले मुझे बात कही थी, मैं गलत था आप ठीक थे। अब मुझे भी यही मेरी इच्छा होती है, मैं भी सर्जरी ना करूं, बाईपास सर्जरीज ना करूं, मैं भी दिल करता कि मैं अभी जो आप कर रहे हैं मैं भी उसमें ही लग जाऊं। तो ऐसा उनको मतलब अब अंदर से लग रहा था। तो ये 14 वर्ष की जो कहानी थी कि तू यहां आने के बाद सबसे ज्यादा फायदा कैट प्रोजेक्ट से हुआ, वो मुझे हुआ। किसी और को तो फायदा हुआ, उनके ब्लॉकेज खुले होंगे, किंतु मेरे मन के ब्लॉकेज सबसे ज्यादा मेरे मन के ब्लॉकेज खुले, है ना। जब दादी जी ने जब ये प्रोग्राम जब शुरू होने वाला था, 27 दिसंबर को इसका इनॉग्रेशन हुआ, 27 दिसंबर 98 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। उसमें सभी दादियां थे, बड़ी दादी जी थे, जानकी दादी जी थे, सभी दादियां, विदेश के भाई बहने सभी थे, तीनों अपने भाई थे। और उसके बाद दादी ने मुझे 28 तारीख को मुझे दादी ने सुबह कहा मुरली के बाद मुझे मिलना। तो मैंने कहा दादी जी, तो मुरली पूरी हुई तो दादी मीटिंग रूम है ना जहां दादी जी मिलते थे ऊपर मधुबन में, तो मेरे को बुलाया, कहते आप कैट प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, आप कैसे कैट प्रोजेक्ट, क्या करेंगे कैट प्रोजेक्ट में। तो मैंने कहा दादी जी उसमें जैसे जैसे प्रोग्राम होगा राजयोग सिखाएंगे, डाइट सिखाएंगे, एक्सरसाइज सिखाएंगे। तो मुझे कहा कि आप लोगों को बताने वाले ना, गुस्सा नहीं करना, चिंता नहीं करना, जल्दी नहीं करना, खान पान ऐसे करना। हाँ मैंने कहा दादी ऐसे बताने वाले। तो कहते पहले आप 2 महीने इसको पालन करना, है ना, पहले आप 2 महीने गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, आप 2 महीने जल्दी बिल्कुल नहीं करना, 2 महीने चिंता बिल्कुल नहीं करना। जो खान पान बताने जा रहे हैं 2 महीने पहले आप खुद खा के देखना, 2 महीने वॉकिंग करके देखना, फिर लोगों को बोलना। तो दादी ने मुझे ये, और दादी ने कहा कि अगर आप लोगों को बताएंगे आप बाईपास नहीं कराओ, एंजियोप्लास्टी नहीं कराओ, राजयोग से आप ठीक होने वाले हैं, डाइट से ठीक होने वाले, एक्सरसाइज से ठीक होने वाले हैं। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया पहले और फिर दूसरों को बता दिया तो वो लोग फॉलो नहीं करेंगे और उनको तकलीफ होगी, उसका पाप आपको लगेगा। तो वो दिन और आज का दिन, फिर तब से ही मेरी लगन ये लगी कि हर चीज में परफेक्शन आने लगी, मेरी अपनी स्थिति सुधरने लगी। तो हर बात में मैं अपने टेंशन रखने लगा। तब से ही मैं चार्ट रखना शुरू किया, उसी दिन से ही। आज भी मेरी जेब में चार्ट रहता है ना। तब से और अब तक मैं चार्ट, अपना रोज का चार्ट रखने की आदत पड़ी और हर चीज की मतलब मेरी एक बात सुधरती चली गई। और पेशेंट इतने क्लोजली ऑब्जर्व करते थे हर बात में कि जैसे कोई बात मैं करूं, जरा सा भी रोब भी डालना किसी के ऊपर, तो लोग बोलते थे नहीं आप पेशेंट तुरंत आइडेंटिफाई करते थे, डॉक्टर साहब आपने भी तो गुस्सा किया था, आपने भी तो रौब डाला था। तो मतलब वो इस बात को नोट करते थे। तो इससे मेरी सफाई बहुत अच्छी होती चली गई। तो इस तरह से मेरी दिन पे दिन तरक्की होती गई, स्थिति बढ़ती गई और आज आपके सामने। ऑप्शन बहुत अच्छा। आप देखिए स्व परिवर्तन का एक जिंदा जागता एग्जाम्पल हमारे सामने है। कौन कहेगा कि क्रोध छोड़ना मुश्किल है। जब एक डॉक्टर इतना प्रैक्टिस करते हुए, पेशेंट्स को देखते हुए भी इतनी धारणा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि हम सबके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन करके डॉक्टर रह रहे हैं। अब मेरा सवाल है हमारे भ्राता आतम भाई जी से। आतम भाई जी, देखो मुझे लगता है कि बाबा के बगीचे में कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। आतम भाई गोल्ड मेडलिस्ट है। आप सोचिए, किसी को कहते हुए हमें बड़ा गौरव होता है कि आप हमारे यज्ञ में देखो टोली बनाने में कौन है ना। तो प्रश्न ये उठता है कि आप इतना गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी टोली बनाने की ये सेवा में कैसे अपनी उन्नति महसूस कर रहे हैं। आतम भाई जी। ओम शांति। मेरे से कई लोग प्रश्न ये पूछते हैं कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आप किचन में क्यों सेवा करते हैं।
उसका राज ये है कि साकार मुरली में मैंने ये सुना कि आगे चलकर ऐसे योगी बच्चे भंडारे में सेवा करने आएंगे और उनके द्वारा जब मेरे बच्चों को योग युक्त भोजन मिलेगा तो ये सेवा बहुत वृद्धि को पाएगी। तो ये सुनने के बाद मुझे लगता था कि आगे चलकर ऐसे योगी बच्चे आएंगे तो कोई आसमान से तो नहीं आएंगे, तो मैं वो बाबा का योगी बच्चा हूं, ऐसा मैंने मन में स्वीकार किया और फिर किचन में सेवा करना शुरू किया। तो शुरू में मेरे मन में संकल्प आता था कि इतनी पढ़ाई करने के बाद मैं किचन में सेवा करता हूं। तो बात 77 की है। मैं अव्यक्त बाप दादा से बाबा के रूम में मधुबन में बाबा आए थे, बाबा से मैं पर्सनली मिल रहा था। तो बाबा ने यही सवाल मेरे से पूछा कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? मैंने कहा नहीं बाबा, क्या बात है। यही मन में संकल्प उठता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद किचन में मैं सेवा करता हूं। तो बाबा मुस्कुराए। तो बाबा ने कहा देखो मेरे बच्चे मधुबन में केवल 2 बातों के लिए आते हैं जो बाहर उनको नहीं मिलती हैं। एक तो डायरेक्ट बाबा से मधुर मिलन मनाना मधुबन में ही होता है, और दूसरा डायरेक्ट महायज्ञ से ब्रह्मा भोजन मधुबन में ही बच्चों को मिलता है। तो जो बच्चे मधुबन में आते हैं, जिन्हों को योग युक्त भोजन मिलता है, तो उनकी स्थिति में जो प्रोग्रेस होती है उसमें से कुछ हिस्सा आपके नाम पर जमा होता है, भोजन बनाने के नाम पर जमा होता है। बस ये बात मेरे दिमाग में घर कर बैठ गई। तो तब से मेरा किचन से बेहद लगाव, बहुत प्यार हो गया। और 1980 से मुझे एक नशा रहता था कि सारे विश्व की आत्माओं में से, करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने मुझे अपना भोग बनाने के लिए चुन लिया। तो इसी नशे से बाबा की मदद मिलती रही और आगे बढ़ते गए। ओम शांति। ओम शांति। आत्म भाई का अनुभव सुनते सुनते हम सब, मैं समझती हूँ, यही प्रेरणा लेंगे अपने सेल्फ प्रोग्रेस के लिए अथवा परिवर्तन के लिए। बाबा के यज्ञ का कोई भी कार्य, कोई भी सेवा हम सबके डेवलपमेंट के लिए ही है, चाहे वो कोई भी सेवा हो। और उसका गुह्य रहस्य हमें समझना होगा, हमें पकड़ना होगा और हमें इससे सीखना होगा। आगे का प्रश्न पुनः डॉक्टर सतीश भाई से है कि पिछले 3-4 सालों से हम सबने डॉक्टर गुप्ता जी को विशेष रूप से हमारी मीठी प्यारी बड़ी दादी जी के संग देखा है। और गुप्ता जी, आपने भी 2-3 साल तो बहुत नजदीक से दादी जी की हेल्थ के कारण संग का अनुभव भी किया है। तो दादी जी के अंतिम समय में, वो अंतिम कर्मातीत अवस्था के भी आप बहुत नजदीक के साक्षी रहे हो। तो उसमें आपने दादी जी की अंतिम कर्मातीत अवस्था के साथ साथ अपने स्वयं की उन्नति और स्व परिवर्तन के लिए क्या सीखा, क्या प्रेरणा ली? से दादी जी के साथ जो बिताए हुए क्षण मेरे जीवन के सबसे अमूल्य क्षण रहे, क्योंकि दादी जी को मैं जब से 1989 में, मुझे याद है, मैं पहली बार
दादी जी ने मुझे, जब मैंने बाबा डिस्पेंसरी में मुझे सेवा का चांस मिला था 15 दिन के लिए, तो तभी से दादी जी ने मुझे कहा था कि मुन्नी बहन को कहा कि आप जब भी कोई बात हो तो गुप्ता जी से पूछ लिया करें। तो तभी से दादी जी ने जैसे मुझे एक स्पेशल प्यार से, दृष्टि से मुझे बहुत ही प्यार देते हुए ऐसे कहा था, और तब से स्पेशल मुझे दादी जी का प्यार मिलता रहा। और दादी जी जब भी मैं फिर 95 जब हॉस्पिटल मैंने ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद तो दादी जी से लगातार दादी से मिलना होता था, और जब जब मैं दादी जी को देखने आता था तो दादी जी को बहुत ही क्लोजली मैं देखता था। जब कभी मैं दादी के पास जाके बैठता था और दादी से कोई मिलने आता था, तो दादी जी यूजुअली मैं उठने लगता था वहां से, तो दादी कहती नहीं बैठे रहो, आप घर के ही हो, आप तो यहाँ अपने अपने हो, घर के योगी बच्चे हो। तो मैं देखता दादी के सामने कोई भी प्रॉब्लम लेके लोग आते थे, दादी कैसे उनको टैकल करती थी। दादी कई बार मुझे कहती देखना मैं कैसे टैकल करती हूँ। तो दादी दादी के पास जैसे कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेकर के आता था, तो दादी जी उसको, मैंने देखा दादी जरा भी उसको उसके बारे में जो उसको प्रॉब्लम थी उसको जरा भी कुछ नहीं कह रहे हैं। दादी कह रहे हैं आप कैसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने यज्ञ के लिए इतना किया है, आप इतने साल से समर्पित हैं। उसकी महिमा दादी करते जा रहे थे। तो महिमा करके फिर मुन्नी बहन को बोलते दादी इसके लिए ये लेके आओ, इसके लिए सौगात लेके आओ, इसको लिए कोई नई स्पेशल टोली लेके आओ। और वो इतना सामने वाला व्यक्ति इतना पिघल जाता था, भाई या बहन, और वो जैसे बस दादी उसको इतना वो करके फिर दादी बोलती थी अच्छा आपको कोई प्रॉब्लम हो दादी को चिट्ठी लिख के दे देना, दादी को ये करके, अच्छा दादी को नहीं तो मुन्नी बहन को बता देना, दादी उसको करेगी। उसकी प्रॉब्लम के बारे में दादी उसको कुछ भी नहीं, जो तकलीफ जो उसकी थी ना, जो उसको शिकायत होती थी उसके बारे में जरा उसको डांटने लगाते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। और वो इतना पिघल जाता था वो भाई, आंसू आने लगते थे उसकी आंखों से, भाई या बहन। तो मैंने देखा दादी का एडमिनिस्ट्रेशन लव का था, प्यार का एडमिनिस्ट्रेशन था, बस सदा एक ही एडमिनिस्ट्रेशन। दादी फिर कभी कहते थे दादी कभी किसको बाहर वापस नहीं भेजेगी, दादी सबको इतना प्यार करती है, दादी सब बाबा के बच्चे हैं, एक से बढ़कर एक हैं। तो मैंने दादी से सीखा कि दादी फिर एक बात और कहती थी, इंचार्ज माना जो इन रह के चार्ज करता रहे अपने आप को, जो अपने आप को इन रह के चार्ज करे, शांति प्रेम खुशी भर के दूसरों को बांटता रहे, वो है इंचार्ज, नहीं तो आउट चार्ज, है ना। तो ये बात मुझे अंदर घर कर गई, मतलब किसी बात में भी हम अब सदा रह के अपने आप को चार्ज करते रहें। फिर दादी की दूसरी बात जो मुझे बहुत, दादी से जैसे मुझे दादी प्रैक्टिकल करके बताती थी, हर बात को प्रैक्टिकल करके हमें सिखाती थी। जैसे हम कई बार दादी के साथ खाने पे ना, दादी को शाम को ब्लड प्रेशर देखने जाता था, दादी को चेकअप करने जाता था, तो दादी के साथ बैठ के हम दादी टोली खाते थे, दादी टोली खाती थी, हमें भी साथ में प्लेट में टोली। तो दादी जी हमेशा देखती थी कि पहले सबको मिल जाए टोली फिर खाना शुरू करेंगे, और फिर दादी सब खा ले तो दादी तब टेबल से उठेंगी। यूजुअली मैं लेट खाता था, मैं धीरे धीरे खाता था, तो मैं सबसे बाद में खा के मेरा पूरा होना होता था। तो दादी वहां बैठी रहती थी, हालांकि कहते दादी चलो चलो प्रोग्राम में जाना है, जल्दी जल्दी करो, दादी टेबल से उठती नहीं थी। तो दादी ने मर्यादाएं कर्म से करके सिखाई। दादी ने कोई मतलब हमें खाली बोल के नहीं सिखाया, दादी बोलते बहुत थे, कम थे, किंतु कर्म से सिखाते थे। फिर लास्ट के दिनों में तो दादी को देखा, दादी कैसे शरीर का एक एक अंग दादी का बीमारी से, जब स्वेलिंग आ गई बॉडी के अंदर, किडनी कमजोर हो गई, डायबिटीज की वजह से नसें कमजोर हो गई, लंग्स कमजोर हो गए, हार्ट कमजोर हो गया, और ब्रेन का तो पहले ही डिसफंक्शन हो गया था। तो उस समय भी दादी मुस्कुराते थे। और दादी को जब भी कभी कहीं दादी को मिलने आए, दादी तुरंत तैयार हो जाते थे। वेंटिलेटर लगा था तो भी दादी, यहाँ ट्यूब लगी थी तो भी दादी जी को कभी कहा दादी को मिलने आए तो दादी तुरंत तैयार हो जाते थे। और मुझे याद है उस समय एक ईमेल आया था मुझे कलाम साहब का, तो फिर मैंने उसके जवाब में उनको ये लिखा था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को मैं देख रहा हूं जिसके हर अंग अंग में एक एक कोशिका में, हर सेल में बीमारी है, किंतु उसके बाद भी वो मुस्कुरा सकता है। तो ये मेरा उनका जवाब था कि मैंने कही है मेरे पास है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे शरीर में एक छोटी सी बीमारी भी होती है ना, तो सारी बुद्धि उधर ही लग जाती है। किंतु दादी जी की वो अवस्था थी एकदम शरीर से परे, कर्मातीत अवस्था, जरा भी शरीर में ध्यान नहीं। यहां भी इंजेक्शन लग रहे हैं, यहां भी इंजेक्शन लग रहे हैं, और यहां भी ड्रिप चल रही है, यहां भी लाइन लगी हुई है, किंतु वो मुस्कुरा रही है ना। बीच बीच में दादी जी की क्या होता था, दादी बैठे बैठे खो जाती थी। हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल में जब थे दादी जी थे, तो खो जाती थी और एकदम से फिर मुस्कुराते रहते थे,
मैं साथ में बैठा होता था। तो फिर दादी से पूछता था, दादी जब आंख खोलते थे तो दादी से, दादी आप कहाँ थे? दादी मुख से नहीं बोलती, दादी कहती ऊपर बाबा के पास। तो कई बार दादी को बोलती, दादी आप बाबा को याद करती हैं? तो दादी कहती थी, दादी फिर जब बोलना शुरू किया, दादी कहती बाबा तो दादी के रोम रोम में समाया है। तो ऐसे दादी, मीठी दादी हमारी थी, इतना प्यार हम सबको करती थी। और अंत के दिनों में तो मुझे याद है लास्ट की घड़ी जब दादी जी को 25 अगस्त की बात है, जब दादी जी को मतलब मैं लास्ट में, जब उस समय कैड प्रोग्राम भी चल रहा था, पेशेंट्स के जाने का दिन था, मैं यहाँ डायमंड हाउस में बोल के गया कि मैं दादी को देख के आता हूँ और बस फिर आके आपके ट्रीटमेंट लिख के दूंगा। तो मैं दादी को देखने आया, 9 बजे के आसपास देखने आया था। और जैसे ही मैं देख करके चेकअप करके मैं बाहर आने लगा दरवाजे के पास, हालांकि तकलीफ तो थी, कोमा में थी दादी जी। और मुझे दरवाजे के पास आते आते मुझे अंदर से आवाज आई, दादी जी ने, जैसे मुझे अंदर से आवाज आ रही, दादी ने कहा जैसे गुप्ता जी मैं जा रही हूं। तो मैंने कहा अभी तो मैं देखा है दादी को, अंदर से मैंने सोचा कि अभी तो मैं देखा है, पल्स भी ठीक है, 80 पर मिनट चल रही थी, बीपी भी हालांकि कम था पर इतना कम नहीं था कि ऐसी कोई बात हो। तो मैं वापस गया कमरे में, वापस दादी के पास, फिर देखा जाकर के मॉनिटर देखा, मॉनिटर में सब ठीक था, बीपी भी ठीक था। तो मैंने कहा ये तो सब ठीक है, फिर क्या बात है? फिर मुझे आवाज आई कि मैं जा रही हूं। तो अब साथ में अंदर कोई शायद एक ही भाई था कोई अंदर, बाकी सब नहीं थे। तो मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि मैंने तुरंत उस भाई को कहा, मैंने कहा जल्दी से आप बुलाइए दादी जी को, दादी जानकी जी को बुला लीजिए, मोहिनी बहन को बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए, अब दादी का जाने का समय आ गया। तो भाई चला गया, फिर सबके सब आने लगे, और जो आता जाए मैं बोलता जाता था दादी का भी जाने का समय है, दादी जाने वाली है। तो सब आते गए। तो मैं समझता 9:30 तक सब इकट्ठे हो गए कमरे में। और तब भी हार्ट ठीक चल रहा था, हार्ट ठीक चलते थे, मेरे को अंदर से लगे पता नहीं शायद मुझे गलत फहमी होगी, सबके सब इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर तो सब ठीक है, सब पैरामीटर्स तो ठीक है। तो फिर 9:50 के आसपास दादी का ना वो पल्स जो है ना, मतलब कम होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी, कम होते होते एकदम से 10:02-3 पे पल्स एकदम से बंद हो गई, मॉनिटर में 0 हो गई और आवाज ऐसे होने लगी, चेहरा एकदम से सफेद हो गया। और फिर क्या हुआ, जैसे एकदम वापस मतलब हार्ट बंद हो गया, सब कुछ एकदम 0 हो गया था। और फिर दादी जैसे दोबारा से वापस आ गई, फिर उस पे चेहरे पे तेज आ गया, कमरे में बहुत तेज भर गया था उस समय। और फिर दादी वापस आई, हार्ट वापस चालू हो गया अपने आप, हमने कुछ नहीं किया, हार्ट अपने आप वापस चालू हो गया और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी ठीक हो गया। और फिर दादी फिर वापस चली गई, मतलब फिर दादी वापस आकर के बॉडी में एक बार फिर आकर के फिर वापस चली गई। तो जैसे मुझे वो क्षण भी भूलता नहीं है कि किस समय दादी, मैं समझता हूँ यज्ञ में एक ही एग्जाम्पल है जब दादी ने अपने जाने के समय सारे परिवार को इकट्ठा किया था, सारे वर्ड से, सभी बड़े भाई, सभी दादियां, सभी बड़े भाई बहन, तो दादी का सबसे कितना प्यार था। और दादी उस समय दादी सबके बीच से गई और ऐसे जैसे हम सबको जैसे बहुत बहुत शक्ति देते हुए सब दादी गई। और फिर बाबा का मैसेज में भी आया कि बाबा ने हमको कहा सबको कि आपके लक्षण भी ऐसे होने चाहिए जैसे दादी के थे, ऐसे लक्षण आप सबके अंदर जो भी दादी के पास रहे हैं, तो उनके लक्षण भी दादी जैसे समान, दादी के समान। तो ये मुझे बहुत बार अंदर से लगता है, दादी जैसे आज भी हमको कुछ शिक्षाएं देती हैं, दादी बहुत प्यार देती हैं, तो हमें बार भूलता नहीं है। और दादी को हमने देखा कैसे एक फरिश्ता बनते देखा और फिर कर्मातीत अवस्था में जाते हुए देखा। ओम शांति। दादी जी की बात को सुनकर के दादी जी आंखों के सामने आ जाते हैं। ये भी बड़े भाग्य की बात है कि दादी के अंग संग रह करके अनुभव पाना और जीवन में परिवर्तन की प्रेरणा लेना बहुत अच्छी बात है। दादी जी की बात करते और सुनते तो रात बीत जाए तो भी कम हो जाएगी। अभी हमारा फिर से हमारे अमीचंद भाई साहब से प्रश्न है। ये मैं समझती हूँ सबके मन का प्रश्न है।
बाबा के कहने पर, बाबा की अपेक्षाओं के अनुसार सभी को मन में ये तो है कि हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। सभी चाहते हैं, परंतु जब किसी की गलती को देखते हैं या परिवर्तन होने में समय लगता है, अथवा कब स्वयं की कोई भूल हो जाती है, उस समय भी मन के ऊपर उस व्यर्थ का प्रभाव अथवा दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे समय में स्व परिवर्तन से स्व उन्नति हेतु क्या करना चाहिए? आपका क्या विशेष अनुभव है भाई साहब? बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं समझता हूँ वर्तमान समय में हर ब्राह्मण परिवार, भाई बहन इस पुरुषार्थ में है, क्योंकि बाबा ने कहा है, हम सबको काम दिया हुआ है कि व्यर्थ मुक्त बनना ही है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जब हम इस बात को महसूस करते हैं दिल से, अंदर से, कि हर भाई बहन अपनी शक्ति अनुसार, अपनी समझ के अनुसार पुरुषार्थ कर ही रहा है, अटेंशन है उसका। कठिनाई तब महसूस होती है, मैं ऐसा समझता हूं, जब कई बार हम लोग इस ढंग से सोचने लगते हैं कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मेरी जजमेंट है, जो मेरी सोच है, जो मेरी निर्णय शक्ति है, उसके अनुसार दूसरा क्यों नहीं करता है। ये है कठिनाई का मूल कारण। कर वो रहा है, हर कोई कर रहा है। इसलिए अगर हम ये भाव और भावना रखें और जितनी भी कोई एफर्ट्स कर रहा है उसको हम एप्रिशिएट करें, अंदर से, दिल से एप्रिशिएट करें, नहीं वो कर रहा है, हो रहा है, हर एक के अंदर है ये। उसको उस भावना से जब हम देखते हैं कि आमतौर पर मैंने देखा है कि जितना हो रहा है उसकी तरफ कई दफा कम ध्यान जाता है और जो नहीं हो रहा है उसकी तरफ ध्यान ज्यादा चला जाता है। ये कठिनाई पैदा थोड़ा सा करता है कई बार। अगर हम अपना नजरिया बदलने में, सिर्फ आउटलुक बदलने की बात है, तो नजरिया बदलने से नजारे बदल जाते हैं, आपने सुना होगा। इसीलिए जैसे दूसरों के प्रति ऐसे अपने प्रति है। दूसरी बात बहन जी ने ये पूछी है कि हम भी कर रहे हैं, हमारा अटेंशन है और पूरी लगन है अंदर में, कर रहे हैं हम। और कई दफा हम फास्ट तो हैं, पर टू फास्ट का कईयों का थॉट होता है, टू फास्ट, उसमें कई दफा थोड़ी सी कठिनाई पैदा होती है। हाँ, ये जरूर है कि हम अलबेले तो नहीं है। कुछ एक चीजों का थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर जी ने भी शुरू में इशारा दिया था, उसकी तरफ थोड़ा सा अटेंशन सिस्टम से, कायदे से, जिसे हम कहते हैं लगातार। अमृत वेला है, मुरली क्लास है, और जो लेटेस्ट बाबा ने कहा है कि कोई ना कोई सोमान रख करके, बाबा ने विधियां सब बता दी हैं, 4 प्रकार का भी आपने सुना, जो खास तौर पर चिंतन की बात कही है। एक चिंतक, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन की बात कही है। सुबह ही कोई सोमान की पॉइंट अपने पास रख ले में और 10-12 बार उसको चेक करें। जो विधि बाबा बता रहा है बिल्कुल क्लियर क्या करना है, उसकी तरफ अगर हमारा थोड़ा सा अटेंशन है, बस जैसे बाबा ने कहा थोड़ा दिन उमंग सारे था, फिर थोड़ा ढीला हो जाता है, उसकी तरफ अगर हमारा अटेंशन है कि नो, कंटिन्यूटी इज ए मस्ट, बस मे बी ए लिटल, हम थोड़ा करें
मगर कंटिन्यूस इज ए मस्ट। हमने आगे बढ़ना है। वो अगर हमारा ध्यान रहता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ ही समय के बाद वो रिजल्ट सामने आने शुरू हो जाते हैं और बहुत चेंजेस अपने में, अपने दृष्टिकोण में हमें महसूस होने लगती हैं, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति। ओम शांति। नजरिया बदलने से नजारे बदल सकते हैं और ये एक अनुभव सिद्ध बात है व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की। और इसी बात को एक अलग रूप से अगर आतम भाई से पूछी जाए कि आतम भाई विपरीत परिस्थितियों में भी स्वोन्नति होती रहे अथवा तो कहो एक अवस्था बनी रहे जो हम सब बाबा के बच्चे चाहते हैं और बाबा भी चाहता है, उसके लिए आप अपने आप में किन किन बातों का या धारणाओं का प्रयोग करते हैं जिसके आधार पर स्वोन्नति एक कंटिन्यूअस चलती रहे और प्रोग्रेस आगे बढ़ता रहे? आतम भाई। बाबा के बच्चे बनने के बाद जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि स्व उन्नति का जो राज है, अचल अडोल स्थिति, अंगत के समान स्थिति अगर हमें बनाना है तो उसका राज है, जैसे दादी जी के जीवन में हमने देखा, स्वदा स्वमान में रहना और सबको सम्मान देना। तो स्वमान का सिंहासन हमें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। ये जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया है वो सदा ईश्वरीय नशे में, ईश्वरीय खुशी में झूमता रहता है। और सबको सम्मान देना, जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनका बड़ा दिल होता है, तो दरिया दिल से, बड़े दिल से हमें सबको सम्मान देते रहना है। छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, किसी की कमी हमें दिखाई देती है तो हर प्रकार से हर व्यक्ति को हमें सम्मान की नजर से ही देखना है। उससे क्या होगा? उससे हम व्यर्थ संकल्पों से बचे रहते हैं। हमारे मन में हमेशा शुभ चिंतन, समर्थ चिंतन चलने लगता है। और दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बाबा ने एक बार कहा था, इस यूनिवर्सिटी में जो चैंपियन बनेंगे या इस यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स होंगे, उनके जीवन में एक पार्ट बहुत नेचुरल पक्का होगा। नथिंग न्यू का पार्ट उनके जीवन में पक्का होगा। जो भी दर्श हमारे सामने आता है, नथिंग न्यू। हम यहां इस हॉल में इस रूप में बैठे हैं, पहली बार नहीं बैठे हैं, अनगिनत बार बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं और बैठते ही रहेंगे। तो जो भी दर्श आता है उस दर्श को नथिंग न्यू की दृष्टि से देखेंगे तो उसका हम दर्श का आनंद ले सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं और व्यर्थ चिंतन से बचे रहते हैं। लेकिन आप सभी यहां आए हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम इस आध्यात्मिक जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे रेस में हमारी दो टांगे मजबूत होती हैं तो हम रेस में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ही इस आध्यात्मिक रेस में, स्पिरिचुअल रेस में आगे बढ़ना है
तो हमारे पास 2 आर्ट होने चाहिए। प्रातः काल के अमृत वेले को एंजॉय कैसे करें, उसका भरपूर आनंद कैसा लें, उसमें हम स्वयं को कैसे शक्तियों से भरपूर करें, वो कला हमारे पास हो। और दूसरी बात है, प्रातः काल की मुरली को एंजॉय कैसे करें, उसका आनंद कैसे लें, उससे बढ़कर एक कदम उसको मनन चिंतन कैसे करें, ज्ञान के बल को हम कैसे जीवन में बढ़ाते चलें। तो इन 2 बातों को अगर हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारे जीवन में उन्नति ही उन्नति हम अनुभव कर सकते हैं। उन्नति की सीढ़ी पर हमेशा चढ़ते रहेंगे, चढ़ती कला की अनुभूति हमारे जीवन में होती रहेगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आतम भाई। आपने कहा स्वमान का सिंहासन कभी छोड़ना नहीं है, दूसरों को सम्मान देते रहना है और नथिंग न्यू। ये बातें याद रखेंगे तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति में हम अपनी स्वस्थिति को बनाए रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तीनों ही पैनलिस्ट, भ्राता आतम भाई, भ्राता अमीचंद भाई जी, डॉक्टर सतीश भाई जी। आपने अपने अनुभवों की झोली सबके सामने खुली कर दी है और मैं समझती हूँ कि आप हम सब ने बहुत अच्छे अनुभव के रत्न अपने पास जमा किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल भी दूसरा पैनल होने वाला है, उसमें और पैनलिस्ट होंगे। आज का इस सेशन को हम यहाँ समाप्त करेंगे। करतल ध्वनि से हम सभी फिर से हमारे पैनलिस्ट का धन्यवाद करते हैं। और इस सेशन के अंत भाग में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम सबके सामने है। छोटा बच्चा विवेक अरोरा सौराष्ट्र कला केंद्र सेंटर राजकोट से है और एक कविता हम सबके सामने रख रहा है। विवेक।